नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का पीवाईक्यू चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका आज का 10वां वीडियो है। इससे पहले आपका 9 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग से निवेदन है कि जाके देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना क्यों अनिवार्य है, तो आपको पहले बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का होगा 2024 में, उसमें से जो आपका 70 से 75% जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको PYQ से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सिर्फ आपका करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है बस वही चेंजेस होता है। बाकी सभी क्वेश्चन, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, इसके अलावा साइंस हो, इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी क्वेश्चन आपको PYQ से ही देखने को मिलता है। इसलिए मेरा पहले मकसद है कि एसएससी जीडी के सिलेबस को कवर करने से पहले आपको एसएससी जीडी का PYQ को कवर करा दिया जाए। ठीक है, उसी अनुरूप हम लोग आज 10वां वीडियो देखेंगे, जिसमें 12 जनवरी 2023 को सेकेंड सेम में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जो 20 जीके जिसके प्रश्न हैं, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका है वो है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था। तो अंग्रेजों की बात करेंगे तो अवध पर जो कब्जा है अंग्रेज ने 1856 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 1856 होगा। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज अवध पर कब्जा किया था 1856 में, अगर उस समय का आपसे नवाब पूछ दिया जाए कि उस समय अवध का नवाब कौन था, तो उस समय का अवध का जो नवाब था आपका वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो अवध के अंतिम नवाब में ही वाजिद अली शाह का ही नाम आता है, जो कि अवध के 5वें नवाब थे। ठीक है, कौन से क्रम के थे, तो 5वें क्रम के थे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अवध राज्य का जो स्थापना किया था किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सादत अली खां। ठीक है, अवध का जो स्थापना है आपका सादत अली खां के द्वारा कब किया गया था, तो 1722 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाया गया था, किंतु जब इसका विलय हुआ तो इसकी राजधानी को लखनऊ बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो आपका विलय हुआ था किस आधार पर हुआ था, तो यहाँ का जो विलय हुआ था आपका कुशासन के आधार पर हुआ था। ठीक है, कुशासन के आधार पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कंपनी ने तर्क दिया था कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। ठीक है, आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका सन 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग को मालूम होगा कि पहला पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से आपका 1956 तक चला था। ये भी बात आप लोग को मालूम होगा। इसके बाद आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 1961 तक चला था। ये भी आपको मालूम होगा। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से 1966 चला था। ये भी बात आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 3 साल का रोलिंग प्लान आया था, यानी कि एक वर्षीय योजना आया था। इसके अलावा 1969 से लेकर 1974 तक आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, इस प्रकार करके भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चलता है, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 2012 से लेकर आपका 2017 तक चलता है। ठीक है, 2012 से 2017 तक आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो थीम था वो था आपका तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, इसका थीम था। लेकिन ये चला कब से कब तक था, तो ये चला था आपका 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, तो अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल आपसे पूछा जाए तो 2007 से 2012 तक आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, ये भारत की दूसरी अंतिम पंचवर्षीय योजना है, यानी कि इसके बाद बस एक ही पंचवर्षीय योजना चला जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना का जो विषय था आपका तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना था। और इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि आपके योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना की बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया जाता है। इसके अंतर्गत ही आपका पंचवर्षीय योजना जो कि चलता है, लेकिन योजना आयोग को 2014 में आपका समाप्त कर दिया जाता है। इसके जगह आपका 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया जाता है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होता है। जो आपके प्रधानमंत्री होंगे वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उसी प्रकार योजना आयोग के भी
विषय में यही था कि जो प्रधानमंत्री होगा वही आपका योजना आयोग का भी अध्यक्ष होगा। इसके अलावा 11वीं जो पंचवर्षीय योजना चल था उसका विकास का जो लक्ष्य रखा गया था आपका 9% रखा गया था, लेकिन ये आपका 8% ही हासिल कर पाया था। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग भी एक दिन में आप लोग सोचते होंगे कि हम 12 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन 12 घंटा आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मात्र 10 घंटा ही पढ़ पाते हैं। उसी प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास रखा गया था 9%, लेकिन यह हासिल हुआ था केवल 8%। ठीक है, यानी कि कहा गया था कि 9 घंटा हम पढ़ लेंगे, लेकिन 9 घंटा पढ़ नहीं पाया था, बस 8 घंटा ही पढ़ पाया था किसी कारणवश। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया कि डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, न्यूक्लियस दिया गया है, गोल्जी एपरेटस दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है और आपका प्लास्टिड्स दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या सिर्फ पादप कोशिकाएं में ही वर्णित होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका होगा प्लास्टिड्स। ठीक है, जो प्लास्टिड्स होता है वो दोस्तों आपका केवल पौधे की कोशिकाएं में ही मौजूद होती है, क्योंकि प्लास्टिड्स का काम पौधे को हरा रंग देना होता है। यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए पशु कोशिका में ऐसे अंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानवर प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, प्लास्टिड्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो एक पार्टी है जो कि आपका तेलंगाना से संबंधित है, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 2022 में आपका जो जगन मोहन रेड्डी ने अपने आप को इस पार्टी का आजीवन अध्यक्ष जो कि निर्वाचित कर लिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म आपका YSR है, जो कांग्रेस पार्टी या युवजन श्रमिक रेतु कांग्रेस पार्टी भारत में एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो कि आपका वही आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के द्वारा आपका स्थापित किया गया। YS राजशेखर रेड्डी के जो पुत्र हुए आपके जगनमोहन रेड्डी के द्वारा 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि योजना पूंजीगत व्यय, इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरकार के राजस्व बजट की बात करते हैं तो राजस्व खाता जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो कि गैर भी है कर है और आपका गैर कर राजस्व भी शामिल होता है, और राजस्व व्यय जो कि योजना राजस्व व्यय और गैर योजना राजस्व व्यय शामिल होता है। कर राजस्व आयकर, कॉर्पोरेट कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य कर्तव्य जैसे कि सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला करों से बनता है। इसके अलावा गैर राजस्व कर की बात करेंगे तो सरकार के स्रोत PSU फीस सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां जैसे यह प्रदान करने वाले निवेशों पर ऋण और लाभांश से रुचिकर है। इसके अलावा राजस्व व्यय की बात करते हैं तो राजस्व व्यय सरकारी विभागों के सामान्य दिन प्रतिदिन चलने और अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है। इसके अलावा सरकार के पास अन्य व्यय भी हैं, जैसा कि अपने उधार, सब्सिडी इत्यादि पर ब्याज देना। सरकार के पास अन्य व्यय भी है, जैसा कि अपने उधार, सब्सिडी इत्यादि ब्याज देना, 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की डैश माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रा, यानी कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को व्यापार का मात्रा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निशागंधी जो नृत्य है उत्सव है आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी जो आपका त्यौहार ये आपका डांस है वो दोस्तों आपका भारत के केरल में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल हो जाएगा। निशागंधी कहाँ मनाया जाता है तो आपका केरल में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव का ये नृत्य का ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये एक बार आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में, दूसरा आपका मार्च और अप्रैल के महीने में। इसके अलावा ये केरल के त्रिवेंद्रम में कनक कुल्लू पैलेस के मैदान में स्थित निशागंधी थिएटर में आयोजित होता है। इसके अलावा यह उत्सव लगभग 1 सप्ताह तक चलता है और देश भर के कारीगरों को आकर्षित करता है। इसके अलावा केरल के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार या उत्सव के बारे में बात करेंगे तो ओणम हो गया, अटुकल पोंगल हो गया, इसके अलावा विशु हो गया, त्रिशूर हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, थय्यम महोत्सव हो गया, नौकादौर महोत्सव हो गया, मकर बिलक्कू हो गया, अडोर गज मेला हो गया। ये सभी आपका केरल में मनाया जाने वाला अन्य उत्सव या नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से
कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 था, अरंडी का बीज। ठीक है, इसके अलावा जो अरंडी का जो फसल है या बीज है आपका खरीफ और रबी दोनों ही फसल के ऋतु में बोया जाता है। इसके अलावा एक फसल तिल को भी याद रखिएगा, जो तिल है उत्तर भारत में खरीफ की फसल कहलाती है, वहीं पर दक्षिण भारत में यह तिल आपका रबी का फसल के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण आपका डैश राज्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो 36वां संस्करण है यह आपका गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद हो गया, आपका गांधीनगर हो गया, सूरत हो गया, बड़ोदरा हो गया, राजकोट हो गया और भावनगर। इन 6 राज्यों में गुजरात के आयोजित किए गए थे। मात्र आपका जो साइकिलिंग ट्रैक इवेंट था वो आपका दिल्ली के इंदिरा गांधी साइकिलिंग वेलोड्रोम में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इससे पहले आपका 35वां संस्करण हुआ था आपका 2015 में, यह आपका केरल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2020 का जो होना था गोवा में, लेकिन कोविड के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बाद में आपका 2023 में आपका हुआ था कहाँ, आपका 2022 में हुआ आपका गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा जो 37वां राष्ट्रीय खेल है, 37वां राष्ट्रीय खेल भी आपका लगभग लगता है चल रहा है और ये आपका 2023 अक्टूबर में शुरू हुआ है, जो कि गोवा में आयोजित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। 23वां कहाँ आयोजित होगा, तो आपको गोवा में आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि शास्त्रीय जो नर्तकी हैं अल्लर मेल वल्ली, जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अल्लर जो मेल वल्ली है उनका संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भरतनाट्यम है वो फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली जो कि दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। वहीं पर मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य ही है। ठीक है, जो 8 आपके शास्त्रीय नृत्य थे उनमें से 4 तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। इसके अलावा एक याद रखिएगा सतरिया, जो शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स, ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया कहाँ का है, तो आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा और याद रखिएगा कथक। ठीक है, कथक की बात करेंगे तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और 2 बच गया है, 2 तो याद रखने का बहुत ईजी है क्योंकि ये आपका राज्यों के नाम पर ही है। एक आपका है ओडिसी, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा है दोस्तों 8वां है आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी भी कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपके संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा आपका यही 8 नृत्य है, जो कि 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो अल्लर मेली वल्ली है उनको 1991 में आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी जो कि आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। इनका जन्म तमिलनाडु भारत में हुआ था 1957 को 14 सितंबर के दिन। साथ में ये आपके नर्तकी तो है ही, साथ में कोरियोग्राफर भी हैं। इसके अलावा आपका भरतनाट्यम में भरतनाट्यम का भी अलग अलग शैली होता है, उसमें से पंडानुलर शैली की अग्रणी और प्रतिपादक हैं। इसके अलावा इन्होंने 1984 में आपके चेन्नई में द दीपशिखा डांस फाउंडेशन की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो 1984 में चेन्नई में द दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था, तो अर्लम वैली ने ही किया था। इसके अलावा 1991 में अर्लम वैली ने वैजयंतीमाला के बाद भारत की ओर से पद्मश्री सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम आयु की नर्तकी बनी है। साथ में 2001 में इन्हें भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकेडमी के द्वारा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2004 में। उसी वर्ष फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से भी सम्मानित इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है, यानी कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपसे पूछा गया था। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या दोस्तों आपका 1028 है, तो इसका राइट आंसर आपका 1028 सूक्त हो जाएगा। इसके अलावा जिन्हें 10 पाठों में संगठित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या दोस्तों आपका 4 है। एक तो आपका ऋग्वेद हो गया है, दूसरा दोस्तों आपका यजुर्वेद है, इसके अलावा आपका सामवेद है, इसके अलावा दोस्तों आपका अथर्ववेद है। ठीक है, ये 4 प्रकार के वेद हैं जो कि भारतीय जो पौराणिक इतिहास है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराना आपकी ऋग्वेद है, इसमें आपके 10 मंडल 1028 सूक्त थे जो कि वर्णित है। नेक्स्ट आपका है
कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। 4 पहाड़ी का नाम दिया गया है जो कि नीलगिरी पहाड़ी तो दोस्तों आपका ये तो दक्षिण भारत का पहाड़ी है। मेघालय आपका कहाँ का है, पूर्वोत्तर भारत का है, तो नीलगिरी तो होगा नहीं। शिवालिक की भी बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। अरावली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इनमें से जो एक ऑप्शन था आपका खासी पहाड़ी जो कि आपका मेघालय में स्थित है और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा है जो कि होता है। यहाँ पर एक जगह है आपका मानसीराम, ठीक है। मानसीराम के विषय में आप लोग को मालूम होगा, मानसीराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर आपका 1141 सेंटीमीटर वर्षा आपका होता है। ये जो मानसीराम है आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आपके मेघालय में तीन प्रकार के नाम के पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, गारो हो गया, खासी और जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया पर बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि गारो, खासी और जयंतिया कोपनुमा कृति की रचना करती है जिसके कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। और इन तीनों पहाड़ियों में से सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में, और ये जो मानसीराम है ये दोस्तों आपका खासी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अस्पेलराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो अस्पेल जो राइट है वो आपका जिंक धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पेलराइट कहिए या आपका ZnFeS के रासायनिक संरचना के साथ जिंक सल्फाइड का खनिज है। ये दुनिया के कई भागों में कायांतरित आग्नेय और अवशोधी चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा स्फेलराइट सबसे अधिक मिलने वाला जस्ता खनिज है। जस्ते का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। इसके बाद आपसे सिनेवार पूछा जाएगा। जो सिनेवार है वो दोस्तों आपका पारा का अयस्क है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा लिमोनाइट है जो कि आपका लो अयस्क का क्या है, एक आपका अयस्क है, ठीक है। लिमोनाइट अयस्क प्रमुख लो अयस्कों में से एक है। इसके अलावा कुछ और धातु अयस्क है जैसा कि आपका धातु एक एल्युमिनियम है, इसका अयस्क आपका है बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है और फेल्डस्पायर है। ये सभी जो अयस्क है आपका एल्युमिनियम का है। जस्ता के अयस्कों में आपका केलेमाइन हो गया, अस्फेलेराइट हो गया, जिंक वेलेट हो गया, ये सभी आपका जस्ता का अयस्क है। इसके बाद कोबाल्ट की बात करेंगे तो अस्मेलाइट हो गया। इसके अलावा कोबाल्टाइट हो गया, एरिथ्राइट हो गया, ये सभी आपका कोबाल्ट का अयस्क है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नेसाइट, डोलेमाइट, कार्नेलाइट, ये सभी आपका मैग्नीशियम का है। तांबा की बात करेंगे तो मेलाकाइट, क्यूपरराइट और कॉपर पाइराइट, ये सभी आपका तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो भारत संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स, यह आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। भारतीय संविधान में आप लोग को मालूम होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अधिकार है आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में सीमित है। तो जो 14 से 18 तक में जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें से जो अनुच्छेद 14 है वो आपको कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समता का प्रदान करता है आपको। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 आपका अपराधियों का उन्मूलन करता है, ठीक है। तो ये 14 से 18 तक में वर्णित आपके समानता का अधिकार है दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। इसे तो सारे अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण है, फिर भी बारी बारी से करके हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। तो इनमें से आपका देखिए अनुच्छेद जो 20 आपका दिया गया है वो आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकारों का परिवर्तन के उपाय को प्रदान करता है। अनुच्छेद 52 आपका भारत का राष्ट्रपति, 63 भारत का उपराष्ट्रपति, 153 आपका भारत के राज्यपाल से संबंधित आपका अनुच्छेद है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो देखिए ऐसे तो सारे विधेयक के मामले में जो शक्तियां लोकसभा को दिया गया है वही शक्तियां आपको राज्यसभा के लिए दिया गया है। लेकिन एक विधेयक ऐसा होता है जिसमें राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है, जो सारी शक्तियां होती हैं केवल लोकसभा के पास होता है। वो आपका विधेयक है धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक पारित करने का जो अधिकार है सिर्फ आपकी लोकसभा में ही है और लोकसभा को ही अधिकार है धन विधेयक के मामले में, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। अगर नहीं भी भेजता है तो मान लिया जाता है कि वो विधेयक आपका पारित कर दिया हो गया है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है, ठीक है। जितने भी विधेयक दिए गए हैं सब में आपका बराबर है, लेकिन धन विधेयक के बारे में बराबर नहीं है।
नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो देखिए नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी बने थे, तो इसका राइट आंसर आपका योगी आदित्यनाथ हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में नवंबर में, ठीक है, अभी आपका दिसंबर चल रहा है, ठीक है, 13 दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर में आपका 5 राज्यों में चुनाव आपको हुआ था, ये बात आप लोग को भी मालूम होगा। और वो 5 राज्य कौन कौन से थे, तो राजस्थान थे, मध्य प्रदेश थे, छत्तीसगढ़ थे, तेलंगाना थे और आपका मिजोरम था। ठीक है, ये था। इसके अलावा ये जो 5 राज्य थे, इनमें से जो पहले के मुख्यमंत्री थे कोई भी रिपीट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सभी जो मुख्यमंत्री बने हैं सभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन सभी नए मुख्यमंत्रियों को आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री संबंधित जैसा कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो उसी प्रकार आपके आगामी एग्जामों में भी इन नामों से ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री में याद रखिएगा जो राजस्थान में चुनाव हुआ है, ठीक है, वो 5 राज्य आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना है, मिजोरम है। इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। तो तेलंगाना में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके भजन लाल शर्मा बने हैं, जो कि आपकी बीजेपी के हैं। ठीक है, भजन लाल शर्मा ने किसका स्थान लिया है, तो गहलोत। ठीक है, गहलोत सरकार का आपका स्थान लिया है, इसको भी याद, अशोक गहलोत उनका नाम था, पहले के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब आपके भजनलाल शर्मा हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं आपके मोहन यादव जी, जो कि बीजेपी के ही हैं। मोहन यादव ने किसका स्थान लिया है, तो आपको शिवराज सिंह चौहान जी का स्थान आपका मोहन यादव जी ने लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव सहाय बने हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, कांग्रेस के कोई लीडर थे। ठीक है, नाम तो याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ नए मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव साई बने हैं, जो कि आपके बीजेपी के ही हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपके रेवंत रेड्डी बने हैं, जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। मिजोरम के लाल दुहोमा बने हैं, जो कि आपकी नई पार्टी है जेपीएम। ठीक है, नया ही पार्टी है, दूसरा ही इस पार्टी का चुनाव था। ठीक है, तो लाल दुहोमा आपके मिजोरम के अध्यक्ष बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो मैरी कॉम की बात करेंगे तो इनका संबंध भी मणिपुर से है, तो राइट आंसर आपका मणिपुर होगा। मैरी कॉम का जन्म भारत में ग्रामीण मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले के कगथई गांव में हुआ था। मैरी कॉम भारत में 2008 एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। चीन 2008 AIBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीती है। इसके अलावा मैरी कॉम ने 2009 में वियतनाम में हुए एशियन इंडोर गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को उत्सव का उत्सव कहा जाता है। तो उत्सव को बात करेंगे तो ये आपके हॉर्नबिल महोत्सव है, जो कि जिसे आपका उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। ये जो आपका हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये दोस्तों मनाया जाता है नागालैंड में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्यौहार है। हर साल दिसंबर में के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। साथ में ऑप्शन में चाप चारकुट फेस्टिवल दिया गया है, तो जो चाप चारकुट है वो आपका मिजोरम मनाया जाता है। ये मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके अलावा जो मत्स्यू त्यौहार दिया गया है ये दोस्तों आपका नागालैंड के एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मत्स्यू महोत्सव। इसके अलावा कुछ और महोत्सव है, जैसा कि नागालैंड में आपका हॉर्नबिल तो मनाया जाता है, साथ में मत्स्यू और सेक्रेनिया महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, इसके अलावा ड्रीम महोत्सव, सेंग महोत्सव, रेह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में चाप चारकुट, मीमकुट, पावलकुट मिजोरम में, मेघालय में खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकेर महोत्सव, असम में बिहू, माजुली, असम चाय महोत्सव, अम्बुवासी महोत्सव, ये सभी आपका कहाँ मनाया जाता है, तो आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डैश वाज एन एक्ट पास टू मेक ए प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। तो यह अधिनियम आपका 10 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जीएसटी, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी, जिसे कि इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, वैट हो गया, सेवा कर आदि को स्थान लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से पारित किया गया था, जो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। ठीक है, तो त्रिपुरा को आपका देखिए, त्रिपुरा आपका ये है, त्रिपुरा कहाँ गया, ये त्रिपुरा का मैप है, तो यहाँ पर दिया गया है पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में कौन घेरता है, तो पश्चिम दोस्तों आपका ये हुआ। ठीक है, तो पश्चिम में कौन घेर रहा है, तो पश्चिम में घेर रहा है आपका बांग्लादेश। ठीक है,
इसके अलावा आपका उत्तर से भी बांग्लादेश घिरता है, दक्षिण से भी बांग्लादेश से घिरता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिपुरा के मैप को आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपका पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सभी ओर से त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ पूरब में आपका असम से घिरा हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बताएं तो त्रिपुरा की बात करते हैं तो आपका त्रिपुरा की बात करते हैं तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश और भारत टोटल 4096 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसे ऑपरेशन शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी लंबी भूमि सीमा है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो 7 जो बहन राज्य है, 7 सिस्टर जिसे कहा जाता है, उसकी एक सिस्टर है। 7 राज्यों में आपका असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और आपका त्रिपुरा आता है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल आपका नहीं आता है, सिक्किम भी आपका 7 सिस्टर में आपको नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और 7 राज्य हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपके 7 सिस्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन जी के 20 प्रश्न है जो कि 12 जनवरी 2023 में सेकंड सेट में पूछे गए थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।